तो ओके स्टूडेंट, जो आगे हमारा जो टॉपिक है ना, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, तो ये यूनिट चौथा है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यूनिट का नाम है ये। तो हम इसमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर ये आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये जो हमारे पास यूनिट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है। ओके, इजी भी है एंड इंटरेस्टिंग तो बहुत है। तो इसमें बस एक बात का थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होएगा उसकी डायरेक्शन कैसे होएगी। ओके, तो उसको थोड़ा सा तुमने ध्यान से सीख लेना है। अगर एक बार उस चीज़ को सीख लिया तो फिर इस चैप्टर में समझ लो कुछ भी नहीं बचता। ओके, तो हम समझेंगे उसी को। अब हम ये देखते हैं, ये जो इंडक्शन है ना लिखा हुआ, इसका मतलब यही होता है। इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का पैदा हो जाना बिना चीज किसी के साथ कांटेक्ट में आए हुए। ओके, उसको हम इंडक्शन बोल देते हैं। तो इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस चैप्टर में करंट प्रोड्यूस होएगा मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से। ओके, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी, ऐसा कह लो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होएगी, तो ऐसा हम समझ सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने देखा था पीछे, हमने गॉस लॉ पढ़ा था, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फ्लक्स है, कोई फर्क नहीं है। बस इसी बात में चेंज है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड होएगी। बाकी सारा कुछ सेम है। ये देखो लिखा भी हुआ है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली फाई से, एंड इट इज इक्वल टू द बी डॉट ए। वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई डॉट ए होता है, तो यहाँ पर बी डॉट ए आ जाएगा। बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम इसको मतलब ऑपरेट करेंगे तो बी डॉट ए कितना आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा, है ना। तो ये फाई है ना, इसके नीचे यहाँ पर अभी ये कर्सर है, यहाँ पर हम बी भी लिख देते हैं, छोटा सा बी लिख देंगे ब्लॉक लेटर में बी। उसका मतलब होता है दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो इसने लिखा नहीं हुआ, वैसे तुम लिख सकते हो यहाँ पर इंडेक्स में नीचे बी। तो वही मतलब हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, यहाँ पर कोई एरिया है, इसके कितना परपेंडिकुलर पास करेंगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। तो हमें पता ही है, तो फाई अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स बी ए होने वाला है, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा इसके केस में, है ना। अगर फाई 90 हो जाएगा तो फिर फ्लक्स 0 हो जाना है, cos 90 0 हो जाता है। उस केस में कोई भी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास नहीं करनी, इस वजह से फ्लक्स कितना होना है, 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, है ना। यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स के वेबर होते हैं, ये लिख रखे हैं इसने, मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट वेबर। तो आगे हम देखते हैं कि आगे अपने पास क्या चीज है। ये क्या, एक सेकेंड, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फैराडे लॉ होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो यही हमने देखना पड़ेगा सबसे पहले। इस चैप्टर में समझने वाली बात यही है कि फैराडे लॉ क्या है। ओके, ये तो हमने चलो पहले भी इसको डिस्कस किया ही होगा, है ना। तो ये चीज है मेन फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ में क्या है, फैराडे लॉ क्या कहता है, ये बोलता है कि वेन एवर देर इज चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम देर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हियर वर्ड इज इंड्यूस्ड। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये कंज्यूम्ड नहीं है वर्ड, यहाँ पर इंड्यूस्ड है। तो मतलब ये है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ चेंज आएगा तो हमारे पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। ये कहता है फैराडे लॉ। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि फैराडे लॉ कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में ओके टाइम के साथ चेंज आएगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, जहाँ हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ चेंज आएगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो अभी लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, अभी हम पहली वाली जो मेन डेफिनेशन है फैराडे लॉ वो यही बोलता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। उसको यहाँ पर नीचे लिख भी रखा है कि ईएमएफ का ई स्टैंड फॉर ईएमएफ दैट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी मतलब चेंज इन
मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव साइन से मतलब होता है लेंज लॉ, है ना, मतलब ड्यू टू लेंज लॉ के कारण ये नेगेटिव साइन आता है। ओके, नेगेटिव साइन का ये रीजन होता है। तो ये लेंज लॉ है क्या, तो हम इसको देख लेते हैं लेंज लॉ क्या चीज है। तो लेंज लॉ बोलता है कि इट स्टेट्स दैट प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। यहाँ पर भी प्रोडक्शन आना है, इसने गलती से कनेक्शन लिखा हुआ है। ओके, तो क्या आएगा, इट स्टेट्स दैट प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। मतलब ये है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा, है ना, यहाँ लिखा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो वो प्रोड्यूस होने वाला है ईएमएफ, वो जो प्रोड्यूस होएगा वो इस तरीके से प्रोड्यूस होएगा ताकि वो उस कॉज को अपोज करे जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। ओके, यही मतलब बनेगा कि इस सच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। ओके, तो मतलब ये हो जाएगा कि जिसने उसको प्रोड्यूस किया है ईएमएफ को, ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे होएगी कि वे उसी को क्या करे, अपोज करे। ओके, जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है उसी की वजह से उसी को वो मतलब उसी को वो अपोज करे। दिस इज द मीनिंग ऑफ द लेंज लॉ। ओके, तो हम समझेंगे भी आगे इसको डिटेल में, है ना। अभी हम इसको हल्का सा समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि ये देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, इसका ये पोर्ट नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाकर वो टर्मिनेट कर जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कॉइल है ना, जैसे ये परपेंडिकुलर टू एरिया है। ओके, तो मतलब ये दिस इज नॉट इन द प्लेन ऑफ दिस कॉपी बट परपेंडिकुलर टू इट। तो ये जो लेफ्ट साइड होती है इसको हम अपनी साइड मानते हैं, राइट वाली साइड को हम मतलब बोर्ड के पीछे मानते हैं, मतलब कॉपी के पीछे वाली साइड में है ना, लेफ्ट वाली साइड अपनी साइड है। तो अब हो क्या रहा है, ये जो मैग्नेट है ना, इसको हम किसी v वेलोसिटी से इस कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं। ओके, ये एरो भी बना रखा है ऊपर v, और डायरेक्शन क्या है, राइट साइड एरो की, मतलब ये मैग्नेट किसी v वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो इससे होएगा क्या, जैसे इस डायरेक्शन में जाएंगी तो जो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या करेंगी, उनकी वैल्यू इस कॉइल से चेंज होएगी। मतलब ये है कि जब ये मैग्नेट दूर थी तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही थी, अब ये मैग्नेट पास आती जा रही है तो ज़्यादा इससे पास होने लग जाएगी इस कॉइल से। मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इस कॉइल से चेंज होएगी जैसे जैसे ये मैग्नेट कॉइल के पास आएगी। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होएगी तो हम ये जानते हैं कि फ्लक्स तो क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर फ्लक्स, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए था, तो बी चेंज हो गया तो फिर फ्लक्स चेंज हो गया। तो अगर फ्लक्स चेंज हो गया टाइम के साथ तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ से मतलब है कि करंट प्रोड्यूस हो जाना, सिंपल भाषा में अगर कह दें ईएमएफ से मतलब है करंट। ओके, तो वैसे करंट तो ईएमएफ तो बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन समझने के लिए तो हम कह सकते हैं कि जैसे करंट प्रोड्यूस हो जाना। तो अब इसमें फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होएगा, है ना। और करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी वो हमें लेंज लॉ से पता चलेगी, है ना। करंट की डायरेक्शन मतलब कह सकते हो कि ईएमएफ की डायरेक्शन, तो लेंज लॉ से कैसे पता लगेगी, वो इस तरह से कि जिसने इसको प्रोड्यूस किया करंट को, करंट उसी को अपोज करेगा। मतलब ये है, देखो इस कॉइल के अंदर ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इससे बढ़ना, यही रीजन है, इसी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब करंट क्या चाहेगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बढ़े ना, करंट अपने आप को इस डायरेक्शन में लेके आएगा ताकि इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वैल्यू है ना वो कम हो जाए। तो वो कैसे कम हो सकती है, वो इस तरह से कम हो सकती है, अगर इस वाली जो कॉइल के इस वाले एरिया में, मतलब इस वाले रीजन में जो हमारी साइड है उसमें करंट ऊपर जाए और पीछे वाले रीजन में नीचे आए, मतलब करंट इस डायरेक्शन में घूमे जैसे ये यहाँ पर कॉपी में दिखा रखा है। तो इससे क्या होएगा, क्या इससे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी ये करंट की वजह से, हम जानते हैं कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी वो आ जाएगी लेफ्ट।
तो वो जो लेफ्ट आएगी वो राइट वाली को अपोज ही तो कर रही है। ओके, तो इस वजह से जो हमारे पास करंट होएगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जैसे ये कॉपी में दिखा रखी है। अगर ये मैग्नेट दूर जाती, मतलब लेफ्ट साइड मूव करना शुरू कर देती, तो उसके केस में फिर करंट की डायरेक्शन क्या हो जानी थी, ऑपोजिट, पहले से उल्टी हो जानी थी। क्योंकि उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस कॉइल से धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि ये दूर जा रही है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे आनी थी कि वो चाहता कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम ना हो। ओके, तो इस वजह से वो तभी हो सकता था जब इसमें करंट ऐसे घूमने लग जाता, क्योंकि अगर करंट ऐसे घूमता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जानी थी राइट, है ना। तो ये मीनिंग है मतलब लेंज लॉ का, मतलब जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन का पता लगाते हैं, मतलब करंट की डायरेक्शन का। आगे जो हमारे पास जो फ्लक्स होता है ये बी ए कॉस थीटा के इक्वल होता है, जो ये 3 तरीकों से चेंज हो सकता है। ओके, हम यहाँ से देख सकते हैं ये अगर बी चेंज हो जाए, इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस देन फ्लक्स विल आल्सो चेंज। ओके, अगर एरिया चेंज हो जाता है तब भी फाई चेंज हो जाएगा। अगर ये एंगल चेंज हो जाता है, थर्ड इज एंगल, तब भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब हमने इस चैप्टर में चेंज ही तो पढ़ना है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होएगा तभी ईएमएफ प्रोड्यूस होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है उस केस में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, मतलब जो करंट प्रोड्यूस होता है, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब तुम यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हो, तुम्हारे पास एक कॉइल है, इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल है। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है जिसकी डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, ये क्रॉस है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द प्लेन। और ये फील्ड टाइम के साथ क्या कर रही है, बढ़ रही है, मतलब अंदर को मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आर है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दैट इज आर। अब देखो, अब हम जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रही है इनसाइड, अंदर को, तो जरूर इसके अंदर करंट इस तरह से प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि वो अंदर को बढ़ रही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। लेंज लॉ यही कहता है। इसीलिए इस कॉइल में करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे आ जाएगी जैसे ये कॉपी में दिखा रखी है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तभी इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जानी है ऊपर को, एंड वो ऊपर को जो डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की करंट की वजह से, वो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर से हमने प्रोवाइड करवाई थी उसको अपोज करेगी। ओके, तो वो अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को करंट की डायरेक्शन को इस तरह से होना पड़ेगा जैसे ये कॉपी में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो मतलब दो बातें हैं, है ना। एक बात तो ये है कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है जो क्रॉस वाली है, ये तो बाहर से प्रोवाइड करवा रखी है और ये टाइम के साथ बढ़ रही है, dV/dt ग्रेटर देन 0, मतलब टाइम के साथ इनसाइड को ये बढ़ रही है, अंदर को ये टाइम के साथ इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो अब नेक्स्ट जो अगली बात है सेकंड, वो ये है कि अब करंट प्रोड्यूस होना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रही है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जो करंट प्रोड्यूस होएगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होएगी कि वो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको क्या करे, अपोज। तो उसको अपोज करने के लिए करंट को एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, ताकि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस वाली को क्या कर दे, अपोज कर दे, है ना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आनी है इस करंट की वजह से, दैट्स व्हाई दिस करंट इज अलोंग एंटी क्लॉकवाइज हेंस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स बी डॉट ए होता है, तो बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा एंगल हमने 0 मान ले लिया है, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो बाहर को या अंदर को, क्योंकि परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर को डायरेक्शन है, हमने एरिया वेक्टर की अंदर को डायरेक्शन मान ली, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो कॉस 0 आ गया बी एंड ए के बीच में, तो बी ए आ गया अपने पास। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, अगर लेंथ इसकी एल है ना, स्क्वायर है लूप, है ना, लूप स्क्वायर है, तो एरिया क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। रेक्टेंगुलर लूप को हमने स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, दोनों लेंथ एल एल है, एल स्क्वायर एरिया आ गया। तो फिर d∅/dt करना है, फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले फ्लक्स कैलकुलेट किया, है ना, तो फ्लक्स बी एल स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, तो d∅/dt निकालेंगे। तो जैसे फाई की वैल्यू यहाँ पे भर देंगे, माइनस साइन तो बस वही बताता है डायरेक्शन जो करंट की पर आने वाली है, तो वो तो हमें पता चल गया कि दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस को तो हम छोड़ देंगे। फ्लक्स की वैल्यू बी एल स्क्वायर लिखी, फिर बी बाहर आ जाएगा, है ना, सॉरी बी नहीं बाहर आ सकता क्योंकि बी तो चेंज हो रहा है ना, बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि एल तो कांस्टेंट है,
तो वो बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा डी वी बाई डी टी, और उसकी वैल्यू अल्फा है ना, ये यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी लिख रखी है, अल्फा। तो डी वी बाई डी टी की जगह पर अल्फा डाल दिया तो ई एम एफ आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने फ्लक्स निकाला है ना, तो फ्लक्स के बाद हमने क्या निकाल दिया है, ई एम एफ डी फाई बाई डी टी करके, जैसे ये डी फाई बाई डी टी करके, तो ई एम एफ आ गया। अब ई एम एफ से करंट कैसे आएगा, इसको डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कर दो, ई एम एफ बाई रेजिस्टेंस ही तो करंट होता है, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, हमें पता है आर क्या था यहाँ पर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो आर है, तो टोटल कितनी टोटल लेंथ हो जाएगी, 4L हो जाएगी ना, 4 साइड्स है, तो आर को 4L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा, है ना। तो आर टोटल रेजिस्टेंस है, उसे डिवाइड कर दिया, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो गया, एल एल के साथ कैंसिल हो गया, तो जो आंसर अपने पास निकल के आएगा वो इतना आ गया, जो भी है एल अल्फा डिवाइडेड बाई 4R। ठीक है, जो लैम्डा है, आई थिंक दिस वैल्यू इज लैम्डा, है ना, ये इसने गलती से लिख रखा है, दिस इज लैम्डा है ये, तो जो आंसर आ जाएगा ठीक है एल अल्फा बाई 4 लैम्डा, मतलब इतनी करंट की वैल्यू आ जाएगी। अगला भी ऐसा ही है क्वेश्चन, ठीक है, उसमें भी हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड ही टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, लेकिन अब वो कम हो रही है, तो अगर वो कम होएगी तो इसके केस में क्या होएगा, फिर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कम हो रही है, डायरेक्शन इनटू द प्लेन ही है, लेकिन अब उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होएगा ताकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, इंक्रीज करे। कम हो रही थी ना, तो कम नहीं होने देना, उसको बढ़ाना है, अगर बढ़ती तो फिर उसको कम करना था, मतलब अपोज करना है हमेशा। अब कम हो रही है तो अब इसको फेवर करना है, मतलब बढ़ाना है इसको, तो बढ़ाना है तो इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज आ जाएगी। पिछले केस में देखो एंटी क्लॉकवाइज थी, है ना, इस तरह से, तो इसके केस में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ जाएगी। एंड ये है भी हमारे पास क्या है, सर्कल है एक, है ना, उसके केस में रेक्टेंगल था, तो इसके केस में फिर बी ए कॉस 0 आ जाएगा, एंगल तो 0 ही है मैग्नेटिक फील्ड एरिया के बीच में, तो बी ए आ गया, और एरिया कितना आ जाएगा, एरिया तो पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये सर्कुलर हमारे पास आर्क है ना, तो हमारे पास कॉइल सर्कुलर है, दैट्स व्हाई इट इज एरिया पाई आर स्क्वायर। अब फ्लक्स निकल आया है, तो फ्लक्स से हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ कैसे निकल पाएगा, डी फाई बाई डी टी कर देंगे, है ना, तो फाई की वैल्यू बी पाई आर स्क्वायर आ गई, तो पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट था, तो डी बी बाई डी टी डेट इज इक्वल टू द गेन अल्फा, तो अल्फा आ गया। तो उसके बाद इस सिर से आर से डिवाइड करना है, तो वही लैम्डा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर, तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर हो गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, तो पाई से पाई कट गया, तो जो आंसर आ गया करंट का वो ये आ जाएगा। ओके, इस तरह से मतलब हमारे पास ये जो अपने पास अगर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहले वाला केस है जो जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अगर चेंज करे, तो फ्लक्स टाइम के साथ जो चेंज होएगा उसकी वजह से ईएमएफ जो प्रोड्यूस होएगी, मतलब करंट प्रोड्यूस होगा, उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने किया है। वेरी सिंपल, बहुत प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले फ्लक्स निकालो, फिर क्या करो, डी फाई बाई डी टी करके ईएमएफ निकालो, फिर उस ईएमएफ को क्या करोगे, रेजिस्टेंस से डिवाइड, तो करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है ना। आगे हमारे पास केस क्या है, अगर एरिया चेंज हो, है ना, नेक्स्ट वन इज के अगर एरिया चेंज हो तब भी फाई चेंज होगा, तो उसके केस में मैंने कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पर तुम्हें ये दे रखा है एक इस तरह से ना फ्रेम सा दे रखा है, ये देखो यहाँ पर, है ना, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर लगा हुआ, है ना, ये फ्रेम की जो चौड़ाई है, ये विड्थ है, दैट इज लेंथ एल। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक रॉड है कंडक्टिंग, है ना, रॉड लिख रखा है, कंडक्टिंग रॉड है, जिसको कुछ v वेलोसिटी देकर इधर को हमने छोड़ दिया है। ओके, तो अब क्या होएगा, जैसे ये इधर को मूव करेगी राइट साइड को, तो हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये तो टाइम के साथ बढ़ेगा, ये वाला जो रीजन है, क्योंकि ये राइट साइड जा रही है, तो जब ये टाइम के साथ बढ़ेगा तो फिर इस रीजन से फ्लक्स क्या होगा, टाइम के साथ चेंज, तो अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो फिर से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। ठीक है, तो वही चीज़ हमने अब यहाँ पर अगेन कैलकुलेट करनी है कि ये जो हमारे पास जब एरिया चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स बी डॉट ए होता है, तो वही एंगल तो 0 है, तो बी ए आ गया, एंड एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ के एल है, किसी भी टाइम पर हमने मान लेना है कि रॉड एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, तो जैसे रॉड हमने एक्स डिस्टेंस के ऊपर मान लिया तो उसके केस में फिर क्या आ जाएगा, है ना, एरिया एल इंटू एक्स आ गया, तो ये अपने पास आ जाएगा फ्लक्स की वैल्यू बी एल एक्स। फिर फ्लक्स को फाई को क्या करना है, टाइम के साथ डेरिवेटिव डी फाई बाई डी टी, है ना, तो फाई की वैल्यू बी एल एक्स होगी, तो बी तो बाहर आ जाएगा इस केस में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी टाइम के साथ चेंज हो रही थी, वो तो कांस्टेंट थी।
ओके, लेंथ एल भी बाहर आ गई, ये वाली लेंथ तो सेम ही है, जैसी थी वैसी है, ये सिर्फ ये एक्स है जो चेंज होएगा। ओके, क्योंकि ये राइट साइड जा रही है तो एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी यहाँ से जो डिस्टेंस था इसका रॉड का। तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, जिस रेट से ये एक्स चेंज होएगा वही तो वेलोसिटी है, तो उसको अगर हम डी एक्स बाई डी टी की जगह पर वी डाल देंगे तो बी एल वी आ गया हमारे पास ई एम एफ। ठीक है, तो ई एम एफ की वैल्यू बी एल वी आ गई, तो इसको रजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। इसका रजिस्टेंस कितना था, आर था, तो आर से डिवाइड कर देंगे तो बी एल वी बाई आर, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अपने पास करंट की वैल्यू आ गई। मतलब कितना करंट इस पूरे के पूरे ये फ्रेम में ऐसे कॉयल में घूमेगा। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन, क्योंकि फ्लक्स जो है टाइम के साथ अंदर को बढ़ रहा है ना, तो करंट चाहेगा कि वो ना बढ़े। ओके, तो इस वजह से करंट की डायरेक्शन क्या आनी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आ जाएगा अपने पास इस तरह से। ठीक है, तो आगे अपने पास है कि लेंज लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास जो लेंज लॉ होता है ना, ये एनर्जी कंजर्वेशन का ही रीस्टेटमेंट होता है। ओके, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही रीस्टेटमेंट है, कोई नया लॉ नहीं है ये अपने पास। तो उसी चीज़ को हमने समझना है। ठीक है, वैसे तो इसको एक अनदर मेथड से हम मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करें ना, तो उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं, लेकिन इतना तुम्हें है नहीं है ओके बोर्ड के सिलेबस में। तो मे बी जब हम क्लासेस लगाएंगे तो तब हम इसको समझ लेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको थ्योरेटिकल सा समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखो, जैसे यहाँ पर हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमने एक सोलेनाइड है जिसके साथ हमने एक बल्ब को अटैच कर रखा है, और ये मैग्नेट है जिसको मैं इस कॉयल के पास लेके आ रहा हूँ। ये जो सोलेनाइड कॉयल है इसके पास, तो होएगा क्या, ये बल्ब जो है ना, ये ग्लो करना शुरू कर देगा। हम जानते हैं कि ये क्यों ग्लो करेगा, इसका रीज़न यही है क्योंकि जैसे मैग्नेट इसके पास आती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्या होएगी, चेंज होती रहेंगी, इंक्रीज करेगी, मतलब बढ़ती रहेंगी। तो उसको अपोज करने के लिए फिर क्या होएगा, फिर इसके अंदर कोई करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जैसे ही करंट प्रोड्यूस होएगा कॉइल के अंदर, तो वो करंट इस बल्ब से भी फ्लो करेगा, तो ये बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो। तो इसमें पूरा जो ये थ्योरेटिकल लिख रखा है, इसके अंदर यही चीज़ लिख रखी है कि मैं अगर मैग्नेट को बहुत स्पीड से अंदर लेके आऊँ, मतलब इसकी स्पीड बढ़ाता रहूँ, तो ये बल्ब जो है ना, ये और ग्लो करने लग जाता है, मतलब इसकी ब्राइटनेस बढ़ती रहती है। तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मतलब इसको एक्सलरेट कर रहा हूँ मैग्नेट को, तो इसके अंदर जो करंट होएगा उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, बिकॉज क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ज़्यादा इससे चेंज होने लगी है, फ्लक्स और तेज़ी से इससे चेंज होने लग गया है। इस वजह से जो करंट है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ईएमएफ डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है। तो ईएमएफ भी बढ़ गई, तो अगर ईएमएफ बढ़ जाएगी तो मतलब करंट बढ़ जाएगा, और इसी वजह से इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्यों ऐसा है कि इसकी ब्राइटनेस क्यों बढ़ रही है, ऐसा क्या हो गया है। तो मतलब ये है कि जब करंट इससे फ्लो करेगा तो इससे हीट प्रोड्यूस होएगी ना, क्योंकि इसका कुछ रेजिस्टेंस है। तो आई स्क्वायर आर हम जानते हैं, इससे पावर प्रोड्यूस हो जाएगी, तो एंड हीट जो होएगी आई स्क्वायर आर टी होएगी। ठीक है, तो वो जो हीट प्रोड्यूस होएगी वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, मतलब वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हुई इसके अंदर से। तो उसका रीज़न यही है कि अगर इससे कुछ एनर्जी बाहर निकल रही है तो कुछ एनर्जी इसमें एंटर भी होनी चाहिए। तो वो तभी हो रही है क्योंकि जब हम इस मैग्नेट को लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं ना, ज़्यादा स्पीड बढ़ाकर, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरूर होएंगी जो इससे इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होएंगी, जैसे तुमने इस फिगर में हमने दिखा रखा है। तो उन मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं, हम इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं। तो जो वर्क डन हो रहा है, तो दैट वर्क डन विल अपीयर एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम दिस बल्ब। ठीक है, तो यही चीज़ तुमने यहाँ पे लिख रखी है, तुम एक बार इसको पढ़ सकते हो। तो जब पढ़ोगे तो जो मैंने यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है वही चीज़ जिसके अंदर लिखी हुई है। आगे हमने जो चीज़ देखनी है दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है, मोशनल ईएमएफ से मतलब क्या मीनिंग है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक फिगर है ना, हम इसको पहले समझेंगे। तो फिगर में क्या दिखा रखा है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो क्रॉस से शो हो रखी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा ऐसे ही होती है, जहाँ तो इनटू द प्लेन होएगी, जहाँ आउटवर्ड्स द प्लेन, मतलब जहाँ तो डॉट से शो करेंगे या फिर क्रॉस से। मैक्सिमम टाइम, ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स हम ऐसे ही करते हैं
ठीक है, केस को इजी बनाने के लिए। ओके, तो इसके केस में जैसे क्रॉस है और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है, वो मूव कर रही है। ओके, तो इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट का नाम मोशनल ईएमएफ है, क्योंकि कोई हमारे पास कोई बॉडी है, कोई कंडक्टिंग बॉडी, वो मूव कर रही है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इसीलिए इसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। तो अब होएगा क्या कि हम जानते हैं कि जैसे ही रॉड मूव करेगी तो रॉड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि कंडक्टिंग रॉड है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे रॉड में, तो वो भी साथ ही मूव करेंगे रॉड के। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो हम जानते हैं उसके ऊपर फोर्स लगने वाली है ना, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो उस फोर्स की अब डायरेक्शन क्या होगी वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम जानते हैं, देखो ये फॉर्मूला होता है एफ बी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू, वो इसके इक्वल होता है वी क्रॉस पी मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वैल्यू चार्ज क्यू। तो यहाँ पर फिर वो हम कैसे निकालेंगे फोर्स की डायरेक्शन, हमें करना क्या पड़ेगा, पहले वेक्टर के अलॉन्ग फिंगर, दूसरे के अलॉन्ग घुमानी है, राइट हैंड यूज करना है। तो थंब की डायरेक्शन आ जाएगी ऊपर, तो अगर थंब ऊपर आ गया है तो मतलब अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ऊपर। लेकिन यहाँ पर तो चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो इस पर फोर्स लगने वाली है डाउनवर्ड। इस फोर्स की वजह से, जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। ये शो हो रखा है, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए। एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे हो रहे हैं, रॉड के इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इधर डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब होएगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाएंगी। ओके, तो इधर से ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाएंगी। एंड उन्हीं फील्ड लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होएगा उसके ऊपर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगनी शुरू हो जाएगी। ओके, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लग रही थी, लेकिन जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इंड्यूस्ड हो चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से फोर्स जो लगेगी दैट इज अलोंग दी अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, वी विल नॉट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं हुई ना, उसको हम प्रोड्यूस ही कहेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज है उनकी वजह से है, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से है। ओके, तो उस फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, बैलेंस। तो हमने यहाँ पर ऊपर हम देख सकते हैं कि हमने दोनों फोर्सेस को क्या किया हुआ है, बैलेंस। तो मैग्नेटिक फोर्स तो ये आ गई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी था, तो ई वी बी साइन 90 आएगा, क्योंकि वी एंड बी के बीच में एंगल तो 90 है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इनटू द प्लेन है, तो एंगल 90 हो जाएगा ना, तो दैट्स वाई एंगल 90, तो ई वी बी आ गया। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी आ जाएगी, दैट इज क्यू इंटू ई होता है, तो क्यू की वैल्यू तो ई आ गई, स्मॉल ई, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये फोर्स आ गई इलेक्ट्रिक फोर्स, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स इस इक्वल कर दी हमने। ओके, ये इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ये मैग्नेटिक फोर्स इक्वल कर दी, तो वहाँ से ई से ई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वी इंटू बी आ गया। ओके, इस केस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, तो वहाँ से ईएमएफ कैसे आएगा, डेट इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ होता है उसी को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर हमने क्या लिख देना है, ईएमएफ, वोल्टेज मतलब ईएमएफ ही हो जाएगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय एल। तो वहाँ से हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू कितनी निकल आने वाली है, दैट इज अ वी बी एल। ओके, तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोशनल ईएमएफ, मतलब अगर ये रॉड मोशन में होएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, ओके, दैट इज वैल्यू दिस वन वी बी एल। ओके, तो ये आ जाएगा अपने पास, इसको रिजल्ट को दिमाग में भी रखना है ना। तो जनरल केस के लिए वैसे इट इज़ अ वी क्रॉस बी डॉट डी एल आता है। ओके, तो वो शायद यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है ना, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी पंजाब बोर्ड में, तो मतलब चलो इस स्पेसिफिक केस के लिए तुम्हारे पास इतना आ जाएगा। अगर मोशनल ईएमएफ की बात होएगी तो ये वाला मतलब हमने टॉपिक को कवर करना है, ठीक है, जो यहाँ पर हमने कॉपी में बनाया हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज द एडी करंट, है ना। तो एडी करंट्स क्या होते हैं, तो एडी करंट्स आर द करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब वही है कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज होना है, तो उसकी वजह से
कुछ ईएमएफ एंड करंट प्रोड्यूस होएगा, दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट। जैसे यहाँ पर तुम्हें शो हो रखा है ना, यहाँ पर हमने किसी ऊपर सीलिंग के साथ एक वायर अटैच करके एक यहाँ पर मैंने किसी फ्रेम को बांध रखा है, और ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो होएगा क्या, फिर ये मोशन में आ जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, हमने अभी पढ़ा है। तो उसकी वजह से अगर ये मोशन में आ जाएगा तो मोशनल ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, जो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, देखो यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं शो हो रखा इस रीजन में, लेकिन यहाँ पर क्रॉस शो हो रखा है। तो जैसे ये अंदर जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होने वाला है, करंट। ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, टाइम के साथ वो चेंज हो जाएगी, तो इसकी वजह से इसके अंदर करंट, और करंट की जो डायरेक्शन होएगी एडी करंट, जिसको हम एडी करंट कहेंगे, उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होएगी। ओके, तो इसके अंदर शो हो रखा है इस तरह से, क्योंकि वो इस फील्ड को उसने अपोज करना है ना जो अंदर को है, एंड एंटी क्लॉकवाइज होएगी, एंड इस तरह से जैसे ये कर्सर घूम रहा है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, एडी करंट्स का लॉस ये है कि अब जैसे देखो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो गया तो कुछ हीट भी प्रोड्यूस होएगी, क्योंकि इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होएगा। तो इसी वजह से एडी करंट के कारण हमारा जो एनर्जी में ना वेस्टेज जाता है, मतलब डेट एनर्जी है ना जो हमें चाहिए होती है, वो हमारे पास हीट में फालतू निकलती रहती है। तो इसलिए हमें एडी करंट्स कई सिचुएशंस में नहीं चाहिए। तो अगर नहीं चाहिए तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें इस वो जो हमारे पास जो डिवाइस है इसको इस टाइप से बनाना पड़ेगा। ओके, तो हमने देखो यहाँ पर इसको कट कर दिया है बीच बीच में, ताकि वो जो लूप्स बनेगी एडी करंट्स की, जो बड़ी बड़ी लूप्स बन रही थी, वो अब बड़ी ना रहकर बहुत छोटी रह जाए। अगर छोटी रह जाएंगी, कम एरिया में घूमेंगी, तो कम रेजिस्टेंस को फेस करेगी, कम रेजिस्टेंस को फेस करेगी तो कम हीट प्रोड्यूस होएगी। ओके, तो इस वजह से हमने एडी करंट को से जो एनर्जी का लॉस होता है उससे बचने के लिए इसको हमने डिवाइस को इस तरह से कॉम्ब शेप में, जैसे ये कॉम्ब होता है उस शेप में हमने इसको बना देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, लेकिन कई जगह हमें इसकी ज़रूरत भी होती है। ठीक है, तो डेट्स डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं एडी करंट्स की, जो एप्लीकेशंस है वो क्या होती है, तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशन दे रखी है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ओके, तो ये सारा कुछ यहाँ पर लिख रखा है एडी करंट्स के बारे में, जो हमने अभी डिस्कस किया है उसी के ऊपर बेस्ड है जो लिखा हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया होएगा अगर तुम इसको यूट्यूब पे ही सर्च कर लो। ठीक है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में क्या होता है, तो वहाँ से तुम्हें बहुत अच्छे से इसको समझ आ जाएगा, रेदर देन कि हम यहाँ पर इसको अब सारा को इसकी डिटेल्स को समझें। ठीक है, तो ये तुम चीज़ खुद से पढ़ भी सकते हो एंड इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। जो अगली भी इसकी एप्लीकेशंस हैं अगले पेज पर तुम्हें दे रखी हैं एडी करंट्स की, उसको भी तुम सर्च करके अच्छे से वहाँ से समझ सकते हो।